हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उपसर्ग और प्रत्यय के ऊपर होने वाला है। आज हम पूरे विस्तार से उपसर्ग और प्रत्यय के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे पूरे विस्तार से देखेंगे। ये हिंदी का अगला वीडियो लेक्चर है। इसमें हमने बहुत सारे वीडियोज देख लिए हैं जो हिंदी के लगभग सभी टॉपिक कवर हो चुके हैं और आज हम उपसर्ग और प्रत्यय को भी कवर करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपसे हिंदी के जो व्याकरण है उसमें जो गलतियां होती थी होंगी या कहीं कोई परेशानी आती थी होंगी वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। आज आप उपसर्ग और प्रत्यय वाला भी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल ट्रिकी वे में हो या जिस तरह से भी आप इसे ले, एक वीडियो में पूरा उपसर्ग और प्रत्यय का सार आपको देखने को मिलेगा। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते, पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के बीच हमेशा ऐसे यूजफुल कंटेंट के साथ हाजिर रहने के लिए। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या होता है उपसर्ग और प्रत्यय। तो पहले तो उपसर्ग और प्रत्यय तो पढ़ने वाले हैं ही हम, पूरे विस्तार से जो परिभाषा है, उदाहरण है, उसके माध्यम से पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस आप समझ लीजिए, जो भी उपसर्ग होगा, ठीक है, हम कोई भी शब्द लेते हैं तो उपसर्ग क्या होगा, जो शब्द के पहले जुड़ेगा, ठीक है, शब्द के पहले जुड़ेगा तो क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। अगर शब्द के बाद जुड़ रहा है, जो मूल शब्द है उसके बाद में कोई शब्दांश या अव्यय जुड़ रहा है तो वो प्रत्यय होगा। देखिए, पहले जुड़ेगा तो क्या है, उपसर्ग है, बाद में जुड़ेगा तो क्या है, प्रत्यय है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, कार, कार है, ठीक है, अगर इसके पहले हमने जोड़ दिया प्र अव्यय जोड़ दिया तो जो प्र है वो क्या है, उपसर्ग है, क्योंकि कार के पहले लग रहा है, ठीक है। वैसे ही हमने कार के बाद जोड़ दिया वाला, कार वाला, है ना, तो कार वाला के बाद जुड़ रहा है जो क्या है, वाला प्रत्यय है। क्यों, क्योंकि वो बाद में जुड़ रहा है। तो जो मूल शब्द है कार। अब और एक बेसिक डिफरेंस क्या होगा, जो भी उपसर्ग है जब किसी शब्द के पहले लगता है, जिस मूल शब्द के पहले लगता है, तो उससे वो अर्थ जो है उसका बदल जाता है। जो मूल शब्द होता है उससे एकदम भिन्न अर्थ को प्रकट करता है उपसर्ग लगने के बाद, ठीक है। लेकिन प्रत्यय उसके आसपास ही रहता है, इर्द गिर्द रहता है। जैसे मैंने बोला चार, चार में मैंने जोड़ दिया प्र तो हो गया प्रचार, अलग हो गया ना। चार मतलब आप क्या समझते हैं, 1 2 3 4, लेकिन प्रचार मतलब सभी जानते हैं जब नेता लोग चुनाव का टाइम आता है तो प्रचार करते हैं ना, तो इस तरह से उसका अर्थ बदल जा रहा है। लेकिन जो प्रत्यय है उसका जो मतलब प्रत्यय जब लगता है तो शब्द मूल शब्द के आसपास ही उसका अर्थ सो होता है। जैसे मैंने कहा इतिहास, और इतिहास में हमने एक प्रत्यय जोड़ दिया, क्या हो गया, ऐतिहासिक। तो हमें सबको पता है ऐतिहासिक मतलब क्या, इतिहास से जुड़ी हुई घटना के बारे में ही बात हो रही है ना। तो इस तरह से आप बेसिक डिफरेंस जो है वो समझ सकते हैं। जैसे कार वाला, तो कार है उससे रिलेटेड है, कार वाले के बारे में बात हो रही है ना। तो जो उपसर्ग है वो मूल शब्द के पहले लगेगा और जो प्रत्यय है वो मूल शब्द के बाद लगेगा, ठीक है। और जो मैंने डिफरेंस बताया वो, चलिए देखते हैं उपसर्ग को पूरे विस्तार से, किस किस टाइप के उपसर्ग होते हैं, कितने प्रकार के हिंदी में आप उपसर्ग देख पाएंगे और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उपसर्ग क्या होता है। अभी मैंने आपको परिभाषा बताई है ना, शब्दांश या अव्यय, है ना, मतलब कोई भी छोटा सा शब्दांश हो गया या अव्यय हो गया जो किसी मूल शब्द के पहले आता है और उसके अर्थ को बदल देता है, मतलब विशेष अर्थ को प्रकट करता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। उपसर्ग का अगर हम टुकड़ा करें तो क्या होता है भाई, उपसर्ग मतलब क्या होता है, उप धन सर्ग। उप मतलब होता है समीप, है ना, और सर्ग मतलब सृष्टि करना, यानी दोनों का अर्थ क्या होगा उपसर्ग का, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, ठीक है। किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना ही क्या है, उपसर्ग है। जो शब्दांश शब्दों के आदि यानी जो आरंभ है ना, शुरू में ही जोड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता ला देते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, हम उपसर्ग कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा की बात। अगर उदाहरण देखें तो जैसे मैंने बताया, हार है मूल शब्द है ना, कार है, और जो भी आहार है, ये सभी मूल शब्द है। इसमें क्या उपसर्ग जुड़ा है, प्र उप आ, है ना। जैसे प्र धन हार, क्या हो गया, प्रहार। जो हार है मतलब जीत हार वाला हो सकता है, फूलों का हार हो सकता है। जो हार है उस शब्द का अर्थ ही बदल गया, प्र जुड़ने से क्या हो गया, प्रहार। प्रहार मतलब आप जानते हैं हमला करना, है ना। तो इस तरह से कार है, कार में क्या जुड़ गया, उपकार, है ना। हार में आ जोड़ दिया तो आहार, है ना। तो इस तरह से उसका मूल शब्द जो है
वो तो कुछ अलग अर्थ प्रकट कर रहा था, लेकिन जैसे उसमें उपसर्ग जुड़ा उसने एक विशेष अर्थ को दर्शाया। जैसे आधनहार मैंने आहार, आहार मतलब क्या होता है, जो हम भोजन करते हैं, जो हमारा खाना है वही क्या है, आहार है ना। तो इस तरह से आपने देखा उपसर्ग के बारे में। देखिए हम उपसर्ग को मुख्य रूप से हिंदी में 4 प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है। 4 प्रकार से कैसे पढ़ेंगे, तो एक तो होगा तत्सम मतलब संस्कृत के जो उपसर्ग होंगे, एक होगा तद्भव मतलब जो हिंदी के उपसर्ग होंगे, और ये जो उर्दू और अंग्रेजी है ना, इसे हम दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं वो विदेशी उपसर्ग। जैसे विदेशी उपसर्ग में आपको उर्दू भी देखने को मिलेगा, अंग्रेजी भी देखने को मिलेगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल से समझिए क्या है, संस्कृत के उपसर्ग, अगर संस्कृत के उपसर्ग बोलूँ तो मतलब तत्सम शब्द है। क्या है भाई, तत्सम शब्द है। कैसे, देखिए संस्कृत के कुल मतलब 22 मूल उपसर्ग हैं जो तत्सम रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं, ठीक है। जैसे अति हो गया, अधि हो गया, आपको याद रखना है भी, अति, अधि, अनु, अप, अभि, ठीक है, अव, आ, उत, अप, दुर, दुष, है ना, नि, निश, निर। तो इस तरह से आप देखेंगे प्र, परा, परि, ये जो है प्रति, वि, सु, एक बार आप लिख लिख के याद करेंगे, याद हो जाएगा। सम, अन। और देखिए संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उसमें मोस्टली आपको ये हलंत है ना वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप 1 2 बार 3 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। क्या क्या बोला मैंने, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अति, अधि, अनु, अप, अभि, ठीक है। अव, आ, उत, उप, दुर, दुष, है ना, हलंत लगा हुआ है, देखिए, नि, निश, निर, ठीक है। और क्या है, प्र, परा, परि, है ना, प्रति, वि, शु, ठीक है, सम, अन। तो एक चीज और है, उपसर्ग अगर आपको पढ़ना है तो उससे पहले आपको संधि विच्छेद संधि के बारे में भी थोड़ा पढ़ना होगा, क्योंकि मोस्टली कुछ कुछ चीजें हैं जो संधि, आपको संधि आनी चाहिए तब आप कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा अति, अति का अर्थ क्या होता है, अधिक। जैसे मैंने अति से जितने शब्द बने हैं, अति उपसर्ग लगाकर जितने शब्द बताए हैं, जैसे अतिशय हो गया, अतिक्रमण हो गया, अतिवृष्टि हो गया, अति शीघ्र हो गया, अत्यंत हो गया, अत्याचार हो गया, है ना। जैसे अत्यंत हो गया, अत्याचार हो गया, तो आप अत्यंत है, अत्याचार है, ऊपर वाले तो सभी सरल है। अति धनशय, अति धन क्रमण, अति धन वृष्टि, अति धन शीघ्र, पर अत्यंत में आपको संधि विच्छेद आना चाहिए। जैसे अति धन अंत होगा, और जब वो दोनों जुड़ते हैं तो अधता और या हो जाते हैं, है ना। मैंने संधि वाले लेक्चर में बताया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो अत्यंत है तो अत्य ऐसा कोई उपसर्ग नहीं होगा, न यंत करके कोई शब्द होगा। अति धन अंत, अत्यंत, अति धन आचार, अत्याचार, ठीक है। तो ये हो गया अति उपसर्ग से। वैसे ही अगर अधि की बात करूं तो इसका अर्थ क्या होता है भाई, प्रधान या श्रेष्ठ। क्या होता है, प्रधान या फिर श्रेष्ठ। तो अब देखिए प्रधान है, श्रेष्ठ है, मतलब प्रधानता दर्शा रहा है। जैसे अधिनियम, नियम से क्या बन गया, अधिनियम, अधिधन नियम, अधिनियम। अधिनायक, अधिधन नायक, अधिनायक। अधिकृत, ठीक है, अधिकरण, अध्यक्ष, फिर इसमें वही आया अतिधन अक्ष, अध्यक्ष। अध्ययन, इस टाइप से आप देखेंगे आपको संधि भी आनी चाहिए। तो अति से हो गया, अधि से हो गया, ये सभी संस्कृत उपसर्ग हैं जो हिंदी में तत्सम रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक है। अब देखिए अनु से, अनु मतलब क्या होता है, पीछे। अनु मतलब क्या होता है, पीछे। जैसे अनुचर, अनुज, अनुकरण, अनुकूल, अनुनाद, अनुभव, है ना। तो ये हो गया अनु से जुड़े हुए जो उपसर्ग से बने हैं शब्द, है ना। वैसे ही अप से, अप मतलब क्या होता है, पूरा। अप मतलब क्या होता है, बुरा। जैसे अपयश, यश है तो उसका क्या हो गया, अपयश, है ना। शब्द, अपशब्द, कार, अपकार, अपकीर्ति, अपव्यय, अपशकुन, है ना। तो ये हो गया अप से जुड़ा हुआ। जहां भी आपको अप देखने को मिल रहा है आप समझ जाएंगे कि वहां पर अप संस्कृत जो तत्सम शब्द है वो उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे अभी, अभी मतलब क्या होता है, पास। अभी मतलब क्या होता है, पास। जैसे अभिवादन, जब कोई आपके पास आता है तो क्या करते हैं आप, अभिवादन करते हैं ना। अभिमान, है ना। अभिनव, अभिनय, अभिभाषण, अभियोग। तो अभिधनमान, अभिमान, अभिधनव, अभिनव, अभिधनय, अभिनय, अभिधन भाषण, अभिभाषण, अभिधनयोग, अभियोग। तो ये हो गया अभी, है ना। मतलब आप एकदम ऐसे ही इजीली पहचान जाएंगे इसमें अनु उपसर्ग लगा है, इसमें अप लगा है, इसमें अभी लगा है, किसमें अधि लगा है, किसमें अति लगा है ना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो शब्द हैं वो क्या हैं, संस्कृत के हैं, तत्सम शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। जैसे अव है, अव मतलब हीनता,
हीनता यानी कमी, है ना, हीनता का भाव प्रकट करता है। जैसे अवगुण, गुणों से हीन है वो आदमी, है ना। अवगुण, अवनति, अवगति, मतलब अवधन गुण अवगुण, अवधन नति अवनति, अवधन गति अवगति, अवधन शेष अवशेष, अवधन ज्ञा अवज्ञा, अवधन रोहण अवरोहण। तो अव दिख रहा है, पहचान जाएंगे आप उपसर्ग को, ठीक है। बस याद रखिएगा कि ये संस्कृत तत्सम उपसर्ग है। आ मतलब कहता है तक या से, जैसे आघात, आधन घात आघात, आधन रक्षण आरक्षण, आधन मरण आमरण, ठीक है। आधन गमन आगमन, आधन जीवन आजीवन, आधन जन्म आजन्म, है ना। वैसे उत हलंत लगा हुआ है, मतलब आधाता है ये, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है भाई? श्रेष्ठ। उत मतलब श्रेष्ठ, जैसे उत्पत्ति, उत्धन पत्ति उत्पत्ति, उत्धन कंठा उत्कंठा, उत्धन पीड़न उत्पीड़न, उत्धन कृष्ट उत्कृष्ट, उत्धन नत उन्नत, ये संधि में आएगा आपको। उत्धन नत मतलब उन्नत कैसे हुआ, कैसे जानेंगे आप? संधि पढ़ेंगे तब। उल्लेख, उत्धन लेख उल्लेख, ये कैसे हुआ? संधि से, है ना। आप संधि पढ़ेंगे तब समझ में आएगा उत्धन लेख कैसे उल्लेख होता है। मेरे पूरे नियम विस्तार से बताए हुए हैं वहां पे, है ना। अब देखिए उप उपसर्ग से लगने वाले जो शब्द हैं, मतलब उप उपसर्ग से कितने शब्द बने हुए हैं, थोड़े एग्जाम्पल है। आप और प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस से ही आपका जो है बेड़ा पार होगा भाई, है ना। तो उप मतलब क्या है? सहायक के रूप में जो प्रयुक्त हो रहा है ना, अर्थ जो है सहायक के रूप में। जैसे उपभोग, उपधन भोग उपभोग, उपधन वन उपवन, उपधन मंत्री उपमंत्री, उपधन योग उपयोग, उपधन नाम उपनाम, उपधन हार उपहार, है ना। वैसे ही अगर दूर उपसर्ग की बात करूं, हलंत लगा हुआ है यानी आधा रहा है ना, तो कठिन के बारे में बात हो रही, गलत के बारे में बात हो रही। जैसे दुर्दशा, दुर्धन दशा दुर्दशा, दुराग्रह दुर्धन आग्रह दुराग्रह, ठीक है। दुर्धन गुण दुर्गुण, ठीक है। दुर्धन आचार दुराचार, दुरवस्था दुरुपयोग, दुर्धन उपयोग दुरुपयोग, है ना। वैसे ही दुष हलंत लगा हुआ है ना। इसका मतलब क्या होता है? बुरा, कठिन। जैसे दुश्चिंत, दुशासन, ये आपको जानने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा भाई? संधि। दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुस्साध्य। तो आप यहाँ से दूर वाले से दूर उपसर्ग पहचान जाएंगे। दुष दुष है तो दुष उपसर्ग पहचान जाएंगे, उप वाले से उप। इजी है उपसर्ग प्रत्यय पहचानना, बस याद रखिएगा क्या है? संस्कृत तत्सम उपसर्ग है, ठीक है। जैसे नी लग गया तो नी मतलब क्या होता है? बिना। जैसे निडर, बिना डर के। निधन डर, निधन गम निगम, निधन वास निवास, निधन शेद निषेध, ठीक है। और क्या है? निधन बंध निबंध, जिसमें कोई बंधन नहीं है, बिना बंधन के, है ना। निषिद्ध, निधन सिद्ध, है ना। तो इस तरह से नी वाले को पहचान जाएंगे। वैसे निश, नी निश और निर में अंतर कैसे होगा? दिख रहा है? निडर तो निश तो कहीं है ही नहीं ना। निषिद्ध मतलब सिद्ध और नी है तो निषिद्ध, ठीक है। इसे थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। जैसे निश मतलब इसमें भी बिना या बाहर, जैसे निधन निष्धन च निश्चय, निधन चल छल निश्चल, है ना। निष्धन काम निष्काम, निष्कर्म निष्पाप निष्फल। तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें निश प्रत्यय निस उपसर्ग लगा हुआ है। वैसे निर की बात करूं तो जो नी है, निश है, निर है, इसका मतलब बिना ही होता है। जैसे निराकार, बिना आकार के। निराधन आकार, निर्धन आकार, निराकार। यहाँ नीरा उपसर्ग है ऐसा नहीं सोचना है। निर यानी हलंत वाला जो नीर है वो, है ना। निर्धन आकार निराकार, निर्धन आदर निरादर, निर्धन रोग निरोग, निर्धन रस, है ना, निरस, निर्धन रिह निरीह, ठीक है, निरक्षर। तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें निर उपसर्ग लगा हुआ है। वैसे ही अगर प्र की बात करूं तो प्र मतलब होता है आगे। जैसे प्रधन दान प्रदान, प्रधन बल प्रबल, प्रधन योग प्रयोग, प्रधन सार प्रसार, प्रधन हार प्रहार, प्रधन यत्न प्रयत्न, ठीक है। वैसे ही परा से बात करूं, परा मतलब होता है विपरीत। जैसे पराधन जय पराजय, पराधन भाव पराभव, पराधन क्रम पराक्रम, पराधन मर्श परामर्श, है ना। पराधन वर्तन परावर्तन, परावृत्या, ठीक है। तो पराविद्या ये सभी क्या है? परा उपसर्ग लगा है, दिख रहा है। वैसे ही परि, परि मतलब होता है चारों ओर। जैसे परिक्रमा, परिधन क्रमा परिक्रमा, परिधनवार परिवार, परिपूर्ण परिश्रम परीक्षा, परधन इच्छा परीक्षा, है ना। पर्याप्त, परिधन आप्त पर्याप्त। तो इस तरह से आप देखेंगे ये हो गया परि उपसर्ग से,
ठीक है। वैसे ही प्रति से प्रतिधन एक, प्रत्येक होता है, इसका अर्थ भी प्रत्येक ही है। प्रतिधन दीन, प्रतिदिन, प्रतिधन एक, प्रत्येक, प्रतिधन कुल, प्रतिकूल, प्रतिधन हिंसा, प्रतिहिंसा, प्रतिधन रूप, प्रतिरूप, प्रतिधन ध्वनि, प्रतिध्वनि। जैसे वी उपसर्ग से क्या बनेगा, वी मतलब होता है विशेष, वी धन जय विजय, वी धन हार विहार, वी धन ख्यात विख्यात, वी धन आधि व्याधि, वी धन अशन व्यसन, है ना, जो है व्यवहार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा क्या वी उपसर्ग से जो शब्द बन सकते थे वो, है ना। वैसे ही सु से क्या बनेगा, सु मतलब होता है अच्छा, सुगंध, सुयश, सुमन, सुलभ, सुबोध, सुशील, सुगम, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो ये हो गया सु से। अब वैसे ही सम और अन से देख लेते हैं, ये संस्कृत के लास्ट दो। ठीक है, सम मतलब क्या होता है, अच्छी तरह, है ना। जैसे संतोष, समधन संतोष, समधन गठन संगठन, समधन लग्न संलग्न, समधन कल्प संकल्प, समधन शय संशय, संरक्षा, है ना। वैसी अन से, अन मतलब क्या होता है, नहीं, बुरा, है ना। अनंत, अनुपयोगी, अनुपयुक्त, अंधन उपयुक्त, अनुपयुक्त, अनागत यानी अंधन आगत अनागत, अनिष्ट यानी अंधन इष्ट अनिष्ट, है ना। अनुपम, अंधन उपम अनुपम। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ क्या लगा है, अन्य उपसर्ग लगा हुआ है। ये हो गया संस्कृत के तत्सम। वैसे अगर हिंदी के उपसर्ग जो तद्भव है उनकी बात करूं तो क्या है भाई, हिंदी के उपसर्ग जो तद्भव है वो क्या है। ठीक है, देखिए हिंदी के जो उपसर्ग है वो ज्यादातर संस्कृत के उपसर्गों के अपभ्रंश है, इसलिए तद्भव कहते हैं हम, है ना। ये विशेषकर तद्भव शब्दों के पूर्व आते हैं। जैसे जो तत्सम उपसर्ग पढ़े उसके अलावा जो हम तद्भव देख रहे हैं, हिंदी के जो उपसर्ग देख रहे हैं वो क्या होते हैं, जो तद्भव शब्द है ना उन्हीं के, मोस्टली उन्हीं के ही सामने आएंगे। जैसे अन है, उसका अर्थ क्या होगा, नहीं, वहां हमने अन देखा था पर उसमें हलंत लगा हुआ था, यहाँ पे हलंत नहीं लगा है। जैसे अनबन, अनपढ़, ठीक है, अनधन बन, अनपढ़। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तद्भव शब्द है अगर उसके पहले अन आया है तो ये हिंदी वाले हैं, पर ऐसे पूछेगा नहीं कि ये हिंदी का है कि संस्कृत का है। जनरली ऐसे टाइप में कंफ्यूज नहीं करेगा, है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग कहाँ पर है। जैसे अंधन पढ़, अनपढ़, अंधन जान, अनजान, है ना। अनहोनी, अनमोल, अनचाहा, ठीक है। वैसे अध, वहाँ अधि देखा था, अब यहाँ क्या देख रहे हैं, अध। अध मतलब क्या होता है, आधा, अध पका, अध मरा, अध जला, अध खिला, अध नंगा, अध गला, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तद्भव शब्दों के सामने आ रहे हैं। वैसे ही अगर बात करूं उन, उन मतलब एक कम, जैसे 39, 19, 29, 59, 79, है ना। तो ये तो हो गया उन वाले से, जो भी उन उपसर्ग है उससे बने हुए। वैसे ही अव से अगर बात करूं तो अव मतलब होता है अब, जैसे अवगुण, अवगढ़, है ना, अवसर, अवखट, अवतार, ऐसे ही दिख रहा है हमको। अ उपसर्ग लगा हुआ है, सभी में अ है ना। जैसे कु है तो कु मतलब क्या होता है, बुरा। जैसे कुपुत्र, कुरूप, कुख्यात, कुचक्र, कुरीति, हमें दिख रहा है कुधन रीति, कुरीति, कु उपसर्ग है। वैसे ही अगर चौ से बात करूं, चौ मतलब तो चार, चौराहा, चार रास्तों का समूह, चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौरंगा, चौकन्ना, चौमुखा, चौधन रहा, चौराहा, चौधन मासा, चौमासा, है ना। तो इस तरह से चौ उपसर्ग को भी आप पहचान जाएंगे। वैसे ही पच, पच मतलब होता है पांच, जैसे पचरंगा, पचमेल, पचकूटा, पचमढ़ी, है ना। तो यहाँ पे पच उपसर्ग लगा है। वैसे पर की बात करूँ, पर मतलब होता है दूसरा, जैसे परहित, परदेसी, परजीवी, परकोटा, परलोक, परोपकार, है ना। तो यहाँ पर क्या है भाई, पर धन उपकार, परोपकार क्या है, पर उपसर्ग लगा हुआ है। वैसे ही बिन, बिन मतलब होता है बिना, जैसे बिन खाया, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन मांगा, बिन बुलाया। तो ऐसे ही बिन पहचान जाएंगे उपसर्ग क्या है, नहीं पहचान पाएंगे क्या, पहचान लेंगे, है ना। वैसे ही अगर भर की बात करो, भर मतलब होता है पूरा, जैसे भरपेट, भरपूर, भरकम, भरसक, भरमार, भरपाई, है ना। तो ये भर वाले को भी आप पहचान जाएंगे। वैसे ही स मतलब सहित, है ना, स मतलब होता है सहित। जैसे सफल, सबल, सगुण, सफल में कौन सा प्रत्यय उपसर्ग लगा है, तो सधन फल पहचान जाएंगे ना, स लगा है। सधन बल, सबल, सगुण, सजीव, सावधान, ठीक है। सकर्मक, सधन कर्मक, सकर्मक, ठीक है। तो इस तरह से स को भी पहचान जाएंगे। वैसे ही चिर, चिर मतलब होता है सदैव, जैसे चिर यौवन, चिर परिचित, चिरकाल, चिरायु, चिरस्थाई,
मतलब ये जो है सदैव के लिए है, अनंत समय तक के लिए, ठीक है। तो इस तरह से चीर वाले को भी आप पहचान जाएंगे। ना मतलब होता है नहीं, ना मतलब क्या होता है, नहीं, है ना। जैसे नकुल, नास्तिक, नग, नपुंसक, नगण्य, नेति, नाधन, येति, इति, नेति, नाधन, इति, नेति, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा ना को, है ना। वैसे ही बहु मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत, बहुभुज, बहुविवाह, बहुसंख्या। तो इसमें आप बहु को पहचान जाएंगे। वैसे ही आप से देखिए, आप मतलब कितना स्वयं, जैसे आप काज, आप बीती, आप कही, आप सुनी। तो इसमें आप उपसर्ग को भी आसानी से पहचाना जा सकता है। समझाने जैसा कुछ नहीं है, एक बार सुनिएगा। जैसे सम है, सम मतलब होता है समान, जैसे समकोण। पिछला बताया था उसमें क्या था, हलन था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। और इधर जो आने वाला शब्द है वो क्या है, तद्भव शब्द ही है मोस्टली। समधन कोण, समकोण, समधन कक्ष, समकक्ष, समधन तल, समतल, समधन दर्शी, समदर्शी, है ना। समकालीन, समधन कालीन, समकालीन, समग्र, समधन अग्र, समग्र। तो इस तरह से सम से हो गया। वैसे दु से, दु मतलब होता है बुरा या हीन, जैसे दुत्कार, दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुकाल। तो इस तरह से आपने दु प्रत्यय को भी पहचान लिया, है ना। अब अगला देखते हैं जो उर्दू के उपसर्ग हैं। ये पूछता है कि इनमें से कौन से शब्द जो है वो उर्दू के उपसर्ग हैं। जैसे आपको याद कर लेना है ला, बद, है ना। ला, बद, बे, कम, गैर, ना, खुश, हम, है ना। खुश, हम, एन, सर, बेश, बा, अल। इस तरह से ये जो है उर्दू के उपसर्ग हैं। एक बार सुनिए, आप शब्द से भी पहचान जाएंगे, हाँ इसमें उर्दू उपसर्ग है। जैसे ला मतलब होता है बिना, ला वारिश, लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता। उर्दू शब्द लग रहे हैं ना, तो आप ऐसे ही पहचान जाएंगे कि ये क्या है भाई, उर्दू के उपसर्ग है। जैसे आपको समझना है कि कौन सा उपसर्ग हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, अंग्रेजी है, तो आप उसका कोई शब्द बना लीजिए। जैसे ला से लावारिस बना लिया, लावारिस कैसा शब्द है, तो उर्दू है ना। तो इस तरह से आपने उर्दू के उपसर्ग भी पहचान जाएंगे। जैसे बद है, बद मतलब होता है बुरा, बदसूरत, बदनाम, बद दिमाग, बदबू, बदकिस्मत, है ना। तो ये क्या हो गया, उर्दू के उपसर्ग हो गए। जैसे बे है, बे मतलब होता है बिना, बेकाम, बेअसर, बेरहम, बेईमान, बेरहम, है ना। तो ये हो गया। बे जो भी आएगा वो क्या है, बेअसर, उर्दू है ना। जैसे कम है तो कम वक्त, कमजोर, कम दिमाग, इस थोड़े के बारे में बात हो रही है, ठीक है। कम दिमाग, कम अक्ल, कम उम्र। तो कम कम जहाँ लगा है वो भी उर्दू उपसर्ग है। जैसे गैर है, गैर मतलब के बिना, गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर सरकारी। तो जहाँ भी आपको गैर दिखेगा भाई, वर्ड से भी समझ में आता है ना कि क्या है वो, उर्दू उपसर्ग है। जैसे ना, ना राज, ना लायक, ना मुमकिन, ना दान, ना पसंद, है ना। तो ये क्या हो गया, अभाव को दर्शा रहा है, उर्दू उपसर्ग है। खुश, जैसे आपने देखेंगे खुश मिजाज, खुशबू, खुश दिल, है ना। खुशनुमा, खुशगवार, मतलब श्रेष्ठता को दर्शा रहा है ना। खुश जहाँ भी लगा है वो क्या है, उर्दू उपसर्ग है। जैसे हम उम्र, हम दर्दी, हम राज, हम पेशा, बराबर के बारे में बात हो रही है। और जहाँ भी आपको हम उपसर्ग देखने को मिलेगा वो उर्दू उपसर्ग है। वैसे ही खुश, खुश की बात करूँ तो अभी हमने खुश से देखा था, खुशनुमा, खुशगवार, खुश मिजाज, खुशबू, खुश दिल, और ये हम वाला भी देख चुके हैं हम, है ना। डबल हो गया, चलिए ठीक है। एन, एन मतलब होता है ठीक। जैसे एन वक्त, एन जगह, एन मौके। तो एन अगर आपको दिख रहा है तो क्या है, उर्दू उपसर्ग है। सर शब्द बनाइए, समझ में आ जाएगा। जैसे सर है, जैसे सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, उर्दू उपसर्ग। जैसे बेस, तो बेशकीमती, बेशुमार, बेशक्ल, बेसौर। तो शब्द बताइए, समझ में आ जाएगा। जो बेस है वो भी क्या है, उर्दू उपसर्ग है। जैसे बा, बा मतलब होता है शहीद, बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बा मौका, है ना। तो इस तरह से आप बा को भी पहचान जाएंगे। बा जो है उर्दू उपसर्ग है, ठीक है। वैसे अल, अल मतलब होता है निश्चित, निश्चित मतलब जैसे अलबत्ता, अलविदा, अलविदा जो कहते हैं वो क्या है, उर्दू है ना। अल सुबह, अल गरज। तो जहाँ भी अल देखने को मिला वो क्या है, उर्दू उपसर्ग है। वैसे ही अगर अंग्रेजी उपसर्ग की बात करूँ तो भी एकदम इजी है, पहचान जाएंगे इजीली, ठीक है। अंग्रेजी के उपसर्ग क्या है, अंग्रेजी भाषा के जो उपसर्ग हैं, जैसे सब, सब मतलब होता है अधीन, है ना। जैसे सब रजिस्ट्रार, सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। तो अंग्रेजी शब्द के सामने ही मोस्टली देखने को मिलेगा आपको, है ना। जैसे हाफ है तो हाफ कमीज, हाफ शर्ट,
है ना, हाफ टिकट, हाफ पेंट। अंग्रेजी के पहचानना बहुत ईजी है, सब लगा है, हाफ लगा है, अंग्रेजी का उपसर्ग है, ऐसे ही पहचान जाएंगे। जैसे को है तो को मतलब क्या होता है भी सहित, है ना, जैसे कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, को एजुकेशन, है ना। वैसे ही अगर मैं बात करूँ किसकी, हैंड, जो हेड है उसकी, जैसे हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड क्लर्क, हेड बॉय, है ना। वैसे वाइस मतलब कहता है सहायक, है ना, जैसे वाइस राय, वाइस चांसलर, है ना, वाइस प्रेसिडेंट। तो अंग्रेजी के जो उपसर्ग है वो तो इजीली आप पहचान जाएंगे, है ना। तो ये तो हो गया पूरे उपसर्ग की बात। अब एक बार दो बार देखिए, उपसर्ग पूरी तरह से आपको याद हो चुके हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो एक बार और वीडियो देखिए, आप पूरी तरह से समझ चुके हैं उपसर्ग को, है ना। अब देखते हैं प्रत्यय, बहुत छोटा टॉपिक है, एक साथ ही कवर कर लेते हैं, क्यों अलग अलग पढ़े, है ना। जो भी चीजें होती हैं एक साथ पढ़ लीजिए ताकि एक ही बार में सब चीजें याद हो जाएं। अब देखते हैं प्रत्यय। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया प्रत्यय क्या होता है, बाद में आता है मूल शब्द के, है ना। प्रत्यय का मतलब ही क्या होता है, प्रतिधन अ, यानी साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में, और अ मतलब चलने वाला। शब्द का अर्थ है पीछे चलने वाला, मतलब प्रत्यय मतलब पीछे ही चलेगा। जो शब्दांश शब्दों के अंत में आते हैं, विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण से देखा दयालु, है ना, तो दयालु में क्या है, दया जो है मुख्य शब्द है, उसमें लू जुड़ गया, ठीक है, उसमें क्या जुड़ गया, आलू जुड़ गया। आलू जुड़ने से क्या हो गया, विशेषता आ गई, और ये जो आलू है वही क्या है, सब जो यही आलू शब्दांश जो है वही प्रत्यय है, ठीक है। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता, लेकिन जिसके भी शब्द के साथ में जब ये जुड़ जाते हैं तो उसके अर्थ को बदल देते हैं। और जो प्रत्यय है उसके दो भेद हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रत्यय से आपको ये कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय ये पूछता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कृत प्रत्यय है और कौन सा तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे, तो देखिए जो कृत प्रत्यय है वो क्या है, जो हमेशा धातु के बाद जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय किसके बाद जुड़ेंगे, धातु के बाद, है ना। और जो तद्धित है वो धातु, उसमें धातु की कोई रोल नहीं है ना, ठीक है। देखिए कृत प्रत्यय किसमें जुड़ रहा है, हमेशा ये याद रखेंगे आप, एक को याद रखिए दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। कृत प्रत्यय धातु में जोड़े जाते हैं, ठीक है। जैसे कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत, कृत धन अंत, है ना, क्या है ये, कृदंत शब्द कहलाते हैं, ठीक है। कृत जो प्रत्यय है उससे जो बने हुए शब्द है वो क्या कहलाते हैं, कृदंत शब्द कहलाते हैं। जैसे लेख धन अक, लेखक, लेख धातु है ना। वैसे पट, पाठक, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे जो धातु के शब्द के अंत में जोड़ रहा है वो क्या है, कृत प्रत्यय है, और वो शब्द क्या है, कृदंत शब्द है। जैसे लेख धन अक, यहाँ अक जो है वो कृत प्रत्यय है, जबकि लेख जो है धातु है, और जो बन गया लेखक वो कृदंत शब्द है ना। जैसे कुछ उदाहरण और देखिए, अक, है ना, अक है, अन है, अना है, ये सभी क्या है, प्रत्यय है। किस टाइप से, तो कृत प्रत्यय है। कैसे, लेख धन अक लेखक हो गया, पाठ धन अक पाठक हो गया, क्री धन अक कारक हो गया, गय धन अक गायक हो गया, है ना। वैसे ही पाल धन अन पालन हो गया, सह धन अन सहन हो गया, ने धन अन नयन हो गया, चर धन अन चरण हो गया, ठीक है। और इसको समझने के लिए मैडम ये कैसे हो गया ने धन अन नयन, तो आपको संधि देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। अना, जैसे घट अना घटना, तुल धन अना तुलना, वंद धन अना वंदना, विद धन अना वेदना, ठीक है। तो ये हो गया अना। वैसी अनी के बारे में बात करूं तो अनी क्या है, माननीय, रमणीय, दृश्य धन अनीय दर्शनीय, ठीक है। पुज धन अनीय पूजनीय, श्रु धन अनीय श्रवणीय, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या, अनी प्रत्यय, है ना। वैसे आ प्रत्यय में क्या होगा, सूखा, है ना, भूला, ठीक है, जागा, पूजा, इच्छा, भिक्षा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो भी शब्द हैं इसमें ये आ जुड़ा और ये शब्द बन गए, ठीक है। वैसे आई, जैसे लड़ाई, सिलाई, पढ़ाई, चढ़ाई, इसमें क्या है, आई प्रत्यय। वैसे ही उड़ान, मिलान, दौड़ान, इसमें क्या है, आन प्रत्यय। आप बोलकर देखिए समझ में आएगा, उड़ धन आन उड़ान, मिल धन आन मिलान, दौड़ धन आन दौड़ान, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। वैसे ई, जैसे हरी, गिरी, दशरथी, माली, तो इसमें ई प्रत्यय है। वैसे छलिया, जड़िया, बढ़िया, घटिया, बोलने से ही लग रहा है घटिया, इया, है ना। तो इया जो है वो कृत प्रत्यय है, ठीक है। वैसे ही इत में क्या होगा, पठित, व्यथित, फलित, पुष्पित, ठीक है। तो इत आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या है, इत प्रत्यय है, ठीक है। वैसे ही तद्धित प्रत्यय की अगर बात करूं तो तद्धित प्रत्यय क्या होगा, वो प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण में जुड़ते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। कृत तो धातु में जुड़ रहा है, तद्धित किस में जुड़ रहा है, धातु को छोड़कर, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण है ना उसमें जुड़ रहा है। जैसे सेठ धनानी, सेठानी,
यहाँ आनी जो है तद्धित प्रत्यय है और सेठानी जो बना वो क्या है, तद्धितांत शब्द है। जैसे वो कृदांत शब्द था वैसे ये तद्धितांत शब्द है। ठीक है, वैसे ही अब उदाहरण देख लेते हैं इसका। आई जैसे पछताना में पछताई, जगाई, है ना। पंडित में पंडिताइन, ठकुराइन, आइन प्रत्यय लगा है। वैसे ही पंडिताई, ठकुराई, लड़ाई, चतुराई, चौड़ाई, इसमें आई प्रत्यय लगा है, दिख रहा है ना। जैसे सेठानी है, नौकरानी है, मथानी है, तो इसमें क्या लगा है, आनी प्रत्यय लगा है ना। तो ये बोलने से भी समझ में आ जाता है। ठीक है, जैसे आयत है, बहुतायत, पंचायत, अपनायत, है ना। तो आयत प्रत्यय लगा है। वैसे ही लोहार, सुनार, दुधार, गंवार, इसमें आर या आरा, ठीक है, आर प्रत्यय लगा है। वैसे आहट से, आहट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। चिकनाहट, घबराहट, चिल्लाहट, कड़वाहट, है ना। तो क्या है, इसमें आहट प्रत्यय है। वैसे ई बड़ी की मात्रा की बात हो रही है ना। सुंदरी, बोली, पक्षी, खेती, ढोलकी, तली, देहाती, ये सब क्या है, इसमें ई प्रत्यय लगा है। खेत धन ई, खेती, समझ सकते हैं ना। तो प्रत्यय के कुछ जो बार बार पूछे जाते हैं उसके एग्जाम्पल एक दो मैंने और लिख दिए जो मोस्टली बार बार एग्जाम में पूछे ही गए हैं। जैसे अक्कड़ है, भुलक्कड़, घुमक्कड़, बुझक्कड़, है ना। जैसे अंत है तो रटंत, गढ़ंत, है ना। जैसे आई है, चटाई, लिखाई, पढ़ाई, है ना। जैसे आग प्रत्यय है तो उसे तैराक, चालक, जैसे आन है, कटान, चलान, उड़ान, हमने आगे देखा था। आवट प्रत्यय है जैसे रुकावट, गिरावट, बनावट। वैसे ही आवा प्रत्यय है जैसे बुलावा, दिखावा, पहनावा, सब क्या है भाई, प्रत्यय ही है ना। जैसे औती है तो मनौती, फिरौती, बपौती, है ना। कटौती, तो औती औती प्रत्यय लग रहा है। जैसे वाई है, कटवाई, सुंदवाई, बुलवाई, लिखवाई, है ना। जैसे अन है, गमन, नमन, जलन, लेखन, अन अन लग रहा है। वैसे अनीय, पूजनीय, पढ़नीय, गमनीय, ठीक है। उख, भावुक, इच्छुक, भिक्षुक, है ना। यम जैसे डे, पेय, गेय, अजय, है ना। वैसे अना में देखिए कामना, आराधना, साधना। प्रैक्टिस करिएगा, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहां से जाकर इसे 2 बार 3 बार देखिए, पढ़ लीजिए, बिल्कुल आपका उपसर्ग प्रत्यय पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। तो ये तो हो गया पूरा उपसर्ग और प्रत्यय। एक बार 2 बार सुनिए, वैसे भी सब आपको एक ही बार में याद हो गया, कोई टफ नहीं है। बस आप याद रखिएगा कौन सा कृत है, कौन सा तद्धित है। और वैसे जो मैंने उर्दू के उपसर्ग बताए, अंग्रेजी के और जो तत्सम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आज का उपसर्ग और प्रत्यय। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। आप लोगों के बीच हमेशा ऐसे यूज़फुल कंटेंट के साथ हाजिर रहने के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।